वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टेस्ट दिया था और जैसा कि कहा गया था आज एक नई चर्चा शुरू होनी है और वो चर्चा है नाउन एंड केस की। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट दिया है, अप्रिसिएट भी लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों की सलाह ये आई है कि कुछ पॉइंट्स को शॉर्ट किया जाए। लेकिन वैसे लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो। थोड़ा सा लंबा होगा बट इसको बर्दाश्त करना होगा और उससे इन लॉन्ग रन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप काफ़ी अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से देखिए, कंसेप्ट बनाइए। एक बार कंसेप्ट बन जाने के बाद में फिर आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ओके, तो नाउन एंड केस की चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें नाउन के बारे में आप जान चुके हैं, नेमिंग वर्ड है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नया शब्द जो जुड़ा है वो है केस। तो केस क्या है? ये हिंदी व्याकरण में भी आपने पढ़ा होगा। कारक, कारक की अंग्रेजी, जो हिंदी व्याकरण में कारक है वहीं अंग्रेजी व्याकरण में केस होता है। सिंपल सी बात, सबसे पहली बात तो ये है। अब ये कारक की मैं पहले चर्चा करना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण में कारक क्या क्या होता है। आप बहुत सारे लोग, आप लोग जानते होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। 2 3 2 5 3 8 8 कारक हैं हिंदी व्याकरण में। मैंने कहा कि जो हिंदी में कारक है वही अंग्रेजी में केस कहलाता है। लेकिन ये डिफरेंस केस और कारक में, हिंदी वाले कारक की संख्या जो 8 है, अंग्रेजी में उनकी संख्या मात्र घटकर 4 हो जाती है। क्या है वो? अंग्रेजी में जो केस होता है वो होता है ओनली 4। पहला होता है नॉमिनेटिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पोसेसिव और चौथा होता है वोकेटिव। ये 4 कारक, 4 केसेस अंग्रेजी में हैं, जबकि हिंदी में 8 है। तो हिंदी में जहां आप 8 के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में आपको मात्र 4 केसेस की पढ़ाई करनी है, केसेस के बारे में जानना है। अब ये सवाल उठता है
कि इस ये नॉमिनेटिव केस जो है वो इक्वल टू हिंदी का करता है। हिंदी में जो करता है वही अंग्रेजी में नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव जो अंग्रेजी का है वो हिंदी में कर्म है। पॉजेसिव जो अंग्रेजी का है वो हिंदी में संबंध है। और वोकेटिव जो अंग्रेजी का है वो हिंदी में संबोधन है। अब एक प्रश्न आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कर्ता के लिए तो अंग्रेजी में है, कर्म के लिए इक्विवेलेंट अंग्रेजी में है, संबंध के लिए अंग्रेजी में इक्विवेलेंट है पॉजेसिव केस, संबोधन के लिए अंग्रेजी में वोकेटिव केस इक्विवेलेंट है। बट जो बाकी चार बचे वो है करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। इसका इक्विवेलेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या अंग्रेजी में इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता है? आप जानते हैं कि इन सब का चिन्ह होता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, संबंध का चिन्ह होता है का, संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, करण का चिन्ह होता है से, संप्रदान का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, आपादान से, संप्रदान के लिए यस, और अधिकरण में पर, ये इसका चिन्ह होता है। तो क्या अंग्रेजी में के लिए नहीं आता है? क्या अंग्रेजी में से नहीं आता है? क्या अंग्रेजी में का एक्सप्रेशन नहीं होता है? होता है। ये एक्सप्रेशन इन सारे के लिए अंग्रेजी में एक ही तरह का शब्द है, दैट इज प्रीपोजिशन। जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैं कलम से लिखता हूं, से इसमें जो आया हुआ है वो करण कारक है, इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा कोई काम किया जाए। अब अंग्रेजी में इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? आई राइट विथ ए पेन। तो वो जो विथ आया, इसमें विथ आया, वो करण के लिए हुआ और ये विथ एक प्रीपोजिशन है। संप्रदान का चिन्ह होता है, आप जानते हैं, के लिए। तो अंग्रेजी में अगर हम के लिए का एक्सप्रेशन देते हैं तो फॉर होता है। आई वर्क फॉर दी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मैं समाज के कल्याण के लिए काम करता हूं। तो ये फॉर प्रीपोजिशन हुआ जो संप्रदान का इक्विवेलेंट है। आपादान का भी जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वो से होता है, जहां अलगाव की बात होती है। जैसे पहाड़ से नदी निकलती है, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, वहां जो से आता है वो आपादान होता है। तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या है भाई? फ्रॉम, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है जो आपादान का काम कर रहा है। अधिकरण में पर, इसका से ये होता है, सिंबल होता है। तो अंग्रेजी में क्या है भाई? इन या ऑन, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशन है। तो ये चार जो केसेस हैं जिनका इक्विवेलेंट अंग्रेजी में नहीं है, उसके लिए प्रीपोजिशन अकेले काम करता है। अब चले हम जो अंग्रेजी के चार केसेस हैं उनकी बात हम करते हैं।
और सबसे पहले उनकी बात करने से पहले केस का डिफिनीशन हम जाने, केस क्या होता है। तो इसकी परिभाषा दी जाती है, केस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शनल, ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल रिलेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन with other words of the sentence। समझिए इसको, केस क्या है? फंक्शनल रिलेशन। फंक्शनल रिलेशन शब्द इंपॉर्टेंट शब्द है। फंक्शनल रिलेशन, फंक्शन का मतलब होता है काम और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो ये केस, किसी सेंटेंस में केस की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, वो किस रूप में काम कर रहा है, उसका यूज कैसे किया जा रहा है, उसको जो एक्सप्रेस करता है, तो हम वो कहेंगे फंक्शनल रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। इसको एक एग्जाम्पल अगर दिया जाएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप इसको नोट करते चलेंगे, वीडियो पॉज करने की ज़रूरत हो वो करके आप आगे बढ़ेंगे। अब इस फंक्शनल रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि फंक्शन क्या क्या है नाउन का। तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको जस्ट वो टेस्ट वाले वीडियो के पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया गया था कि नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो नाउन सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है किसी सेंटेंस में, नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, नाउन किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर सकता है। तो वो फंक्शनल रिलेशन का मतलब हुआ कि वो किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो जैसे हम कहें कि राम रीड्स ए बुक, सिंपल सा सेंटेंस है ये। इसमें ये नाउन है और यहां भी नाउन है, ये दोनों नाउन है। अब इस नाउन का इस सेंटेंस के अन्य शब्दों से क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है, मतलब ये कौन सा फंक्शन कर रहा है। तो बट नेचुरल है, बिल्कुल क्लियर है कि नाउन इन दिस सेंटेंस इज फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट। तो अब ये सब्जेक्ट के रूप में जब ये फंक्शन कर रहा है तो इसका केस की बात करेंगे, वो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। आप दोनों बात कह सकते हैं, याद रखने के लिए सिंपल सा ये सब्जेक्टिव केस भी आप कह सकते हैं, ऐसे इसका नॉमिनेटिव केस ज़्यादा कॉमन नाम है, बट आप याद रखने के लिए इसको सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो इसमें राम सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो इसका फंक्शन जो है वो सब्जेक्ट का है। देयरफॉर हम इस सेंटेंस में राम को कहेंगे ये नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है।
अब हम इस बुक की बात करें, दूसरे नाउन की बात करें। ये बुक जो है इस सेंटेंस में जो आया हुआ है वो बुक, राम रीड्स ए बुक, इसमें जो एक्शन हो रहा है पढ़ने का, उसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। पन्ना पलट रहे हैं किताब का, फाड़ रहे हैं उसको आप, तो वो जो है चूंकि उस पर इफेक्ट उसका हो रहा है, देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट है। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट का कर रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो जब वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा तो इसका केस होगा, वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में पोजीशन बता रहा है, पोजीशन बताने का काम कर रहा है, अधिकार, ये हम कहते हैं, तो वो अगर काम कर रहा है अधिकार बताने का तो इसका केस क्या हो जाएगा, पोसेसिव हो जाएगा। जैसे हम कहें राम्स मदर इज इल, यहां पर ये जो है इस मदर से इसका रिलेशन बता रहा है, ये फंक्शन कर रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है। देयरफॉर इसके केस की बात करेंगे हम तो वो पोसेसिव हो जाएगा। हम वोकेटिव, एक केस जो आपको बताया गया था वो है वोकेटिव। जैसे हम कहते हैं राम डू इट एट वंस, यहां पर हम संबोधित कर रहे हैं इसको, राम इज बीइंग एड्रेस्ड, तो यहां जो इसका केस कहलाएगा वो कहलाएगा वोकेटिव केस। एक आध केस और भी डेटिव की चर्चा होती है, बट वो आजकल उन केसेस की को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अब जो है मृत प्राय हैं। तो ये वोकेटिव केस हो गया। तो इस तरह से हम क्या डिफिनीशन ड्रॉ किए, जो 4 प्रकार हुए उसका। नॉमिनेटिव केस की बात करें, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, या सब्जेक्टिव केस भी इसको कह सकते हैं कि व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन फंक्शंस काम करता है, या वर्क्स भी आप लिख सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस its case is said to be nominative और सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। He killed a tiger, ही की जगह राम भी हो सकता है, ये प्रोनाउन एक्चुअली दिया हुआ है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसका केस जो है वो नॉमिनेटिव कहलाएगा। ये टाइगर मारा गया, इस पर असर हुआ काम का, ये नाउन है, इसका केस ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो नॉमिनेटिव केस जब किसी नाउन या प्रोनाउन का
फंक्शन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो या वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो उस स्थिति में उसका केस नॉमिनेटिव कहलाएगा। नाउ ऑब्जेक्टिव कब होगा ये भी बताया जा चुका है, फिर से उसको डिफाइन कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव केस कब कहेंगे हम? बिल्कुल एकदम उसी तरह से इसको करना है कि व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन वर्क्स या फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट in a sentence, तो its case is said to be objective। क्या हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या काम कर रहा हो, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, उस पर एक्शन का असर पड़ रहा हो, तो वैसी स्थिति में जो नाउन प्रोनाउन दिया हुआ रहेगा उसका केस अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा केस है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इट इज़ इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म। जैसे आई ईट ए मैंगो, इसमें मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो यहां जो नाउन आया हुआ है इस वाक्य में ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। देयरफॉर इस नाउन का केस आपसे पूछा जाएगा कि ये किस केस में है, तो योर आंसर विल डेफिनेटली बी कि इट इज इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? अब पोसेसिव की बात करें। तीसरा नंबर पोसेसिव केस। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन in a sentence is used to suggest possession और रिलेशन, तो क्या होगा? इट्स केस is called possessive case। जैसे राम्स मदर इज इल, ये इससे संबंध बताने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहां राम्स जो है ये पोसेसिव केस है, और वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव चौथा, व्हेन ए नाउन और a pronoun is used for the purpose of addression, इसको एड्रेस करना, संबोधित करना, संबोधन के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इट्स केस
इज वोकेटिव। जैसे हम कहते हैं राम डू इट एट वंस, राम इसे तुरंत करो। तो यहाँ पर जो राम आया हुआ है इस सेंटेंस में, ये वोकेटिव केस कहलाएगा, एड्रेस किया जा रहा है, वोकेटिव केस। अब आपने ये देखा कि जो चर्चा शुरू की गई थी इसमें कहा गया था कि नाउन एंड केस की बात होगी, लेकिन इसमें कहीं कहीं नहीं बल्कि सभी जगह आप देख रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की बात की जा रही है। तो एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ केस जो है, ये केस रिलेटेड है दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केस इज रिलेटेड टू टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको बताया जा चुका है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें से जैसे नंबर की बात की गई थी उसमें कहा गया था कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच से नंबर रिलेटेड है, नाउन से, प्रोनाउन से और वर्ब से। यहाँ कहा जा रहा है केस की बात जब की जा रही है तो इसमें कहा जा रहा है कि ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। वो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है जिनसे रिलेटेड है? पहला है नाउन से रिलेटेड है, केस की हम बात करते हैं तो नाउन के संदर्भ में भी हम केस की बात कर सकते हैं, और दूसरा है प्रोनाउन के संदर्भ में। इसके अलावा केस की बात बाकी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच के संबंध में नहीं होगी। किसी एडजेक्टिव का कोई केस नहीं होगा, किसी एडवर्ब का कोई केस नहीं होगा, प्रीपोजिशन का केस नहीं होगा, कंजंक्शन का केस नहीं होगा, इंटरजेक्शन का केस नहीं होगा। ये केस सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का होगा। अब इन दोनों के साथ केस की अलग अलग विशेषता हो जाती है। The form of a noun remains unchanged मतलब अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड इन इट्स नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव फॉर्म। इसको जरा ध्यान से समझिए भाई। मैंने कहा कि नाउन और प्रोनाउन दोनों से ये रिलेटेड है, केस 2 ही से रिलेटेड है। अगर हम केस की बात कर रहे हैं नाउन के संदर्भ में तो हमने लिखा कि फॉर्म ऑफ द नाउन रिमेन्स अनचेंज्ड इन इट्स नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। जैसे हम कहें राम ईट्स ए मैंगो, इसमें राम सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। केस की बात पूछेंगे तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए कि ये इस सेंटेंस में चूंकि फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का, देयरफॉर इसका केस जो है वो नॉमिनेटिव है।
अगर तो इसमें राम नॉमिनेटिव फॉर्म में आया हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट है इस वाक्य का। अगर ये सेंटेंस दिया हुआ हो आई बीट राम, मैं राम को मारता हूं, पीटता हूं, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ठोकाने का काम राम के ऊपर हो रहा है, वो जो असर हो रहा है ठुकाई का वो इन पर असर हो रहा है, मतलब ये जिस पर असर हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब यहाँ ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। मतलब अगर हम पूछें कि इसका केस क्या है तो आपका जवाब होगा ऑब्जेक्टिव केस। अब जरा हमको दिखाइए, आप इसके पहले वाले सेंटेंस में राम सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ था, तो सब्जेक्ट था तब भी वो राम था, ऑब्जेक्ट है तब भी ये राम है। कोई चेंज नहीं हुआ इसके फॉर्म में, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो। अब हम अगर इसी राम का प्रयोग वोकेटिव केस में करते हैं तो वो भी सेंटेंस आप देख चुके हैं, राम डू इट एट वंस, राम इसे तुरंत करो। तो यहां हम संबोधित कर रहे हैं इसको, ये केस के रूप में अगर पूछें तो आपका जवाब होगा वोकेटिव, बट इसके फॉर्म में जो इसका नॉमिनेटिव वाला फॉर्म था वही ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म था, वही इस वोकेटिव में भी इसका फॉर्म है। आर ए एम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इसका केस बदल गया इसके फंक्शन के आधार पर, इस सेंटेंस में फंक्शन के आधार पर। तो ये वोकेटिव है बट राम ही है। तो अगला पॉइंट ये है it is only in the possessive case that a noun may मैं लिख रहा हूं, may मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। में इस शब्द पर ध्यान दीजिए, में चेंज इट्स फॉर्म। अब एक सेंटेंस बड़ा क्लियर कट आपके कंसेप्ट को कर देगा। वो क्या है, जैसे हम कहें राम्स मदर इज इल, ये सेंटेंस भी पहले आ चुका है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये पोसेसिव केस में है, लेकिन अब वो राम के साथ कुछ ऑपरेशन हुआ है। राम अपने ओरिजिनल रूप में नहीं है, इनके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। मतलब क्या हुआ कि इन दिस केस फॉर्म इट्स फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। हालांकि मैंने कहा कि मे हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर हम इस सेंटेंस को लिखें इस तरह से कि द मदर ऑफ राम इज इल, ये ए है और ये बी है, अगर तो ए इज इक्वल टू बी इन मीनिंग, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर भी राम के मां की बात हो रही है, यहां पर भी राम के मां की बात हो रही है, बट डिफरेंस ये है कि यहां जो पोजीशन हम बता रहे हैं वो विदाउट एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल वर्ड हम कर रहे हैं। ओरिजिनल नाउन जो है उसी फॉर्म में ये आया हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि नाउन के रूप में परिवर्तन
हो सकता है केस के मामले में, केस के कारण, वो सिर्फ और सिर्फ पोसेसिव केस में जब उसका यूज किया जाता है। तो अब जरा हम प्रोनाउन की स्थिति देख लें। प्रोनाउन और केस, इसकी डिटेल चर्चा आगे होगी, बट थोड़ा सा क्या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्टरी। ये क्या है कि ए प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड has different form in different cases, bearing a few exceptions. कुछ अपवाद को छोड़कर प्रोनाउन जो है वो डिफरेंट केस में, मतलब अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसका कुछ दूसरा रूप होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसका कुछ दूसरा रूप होगा, पोसेशन बताने के लिए आएगा तो कुछ दूसरा रूप होगा, और वोकेटिव के रूप में आएगा तो कुछ दूसरा रूप होगा। ये हम कह रहे हैं कि प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड हैज डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट केस बेयरिंग ए फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद को छोड़कर। वो अपवाद की चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, वो अपवाद की चर्चा होगी जब प्रोनाउन और केस की चर्चा होगी। तो बस एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिए। आई gave him a pen. He gave me a pen. He took my pen. ये जब सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ये प्रोनाउन है आई। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो ये सब्जेक्ट है, तो इसका रूप है आई। इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो इसका रूप हो गया क्या, मी। इस सेंटेंस में ये पोजेशन बताने के लिए आया है, तो ये जब पोसेसिव फॉर्म में आ गया तो इसका रूप हो गया माई। मतलब ये रूप अलग अलग केसेस में प्रोनाउन अपना रूप चेंज करता है, बट नाउन अपना रूप चेंज नहीं करता है। वो कर सकता है, सिर्फ एक केस में करेगा, वो केस होगा पोसेसिव केस, जिसमें हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं करके, और उसका पोसेसिव फॉर्म हम बनाते हैं। बट वो कंपल्सरी नहीं है, और इससे साबित ये हुआ कि फ्रॉम द डिस्कशन above it is clear that a noun changes its form in possessive case by taking apostrophe s with its original form। जैसे राम का हम क्या लिखते हैं, राम्स।
बट ये हमेशा नहीं होता है और ये कंपल्सन नहीं है कि हो ही हो। इसके साथ जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कहाँ कहाँ हम नाउन का पोसेसिव फॉर्म एस एपोस्ट्रॉफी एस लगा के तैयार कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें जो होंगी वो अगले लेक्चर में होंगी, अगले वीडियो में होंगी। ये बातें आप लोग अभी तक जो बातें हुई हैं उनको ध्यान से समझिए, बार बार देखिए और नोटबुक बनाइए। मेरा बार बार अनुरोध हो रहा है आप लोगों से कि एक नोटबुक ज़रूर तैयार कीजिए, रजिस्टर मोटा सा लेके, और उसमें सारी चीज़ों को लिखते जाइए और इनको सुनिए। ये जो भी वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए और सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट भी आप दे सकते हैं अपना, कहीं पर कोई सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं, उसको ध्यान दिया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। प्लस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों के बीच में जो है आप फॉरवर्ड करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।